नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है राजस्थान सीटी परीक्षा 2024 जो कि आपकी एग्जाम 27 सितंबर और 28 सितंबर को होने वाली है। तो मेरे साथियों, आज का सेशन है भौतिक विज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। पिछला सेशन हमने बायोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का करवाया था। जिन साथियों ने पिछले सेशन को अटेंड नहीं किया है, तो मैं उस सेशन का लिंक आज वाले सेशन में डाल दूंगा। उस लिंक पे जाके उस सेशन को जरूर अटेंड कर सकते हैं। और मेरे साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो साथी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों, अब सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे साथियों, चार कथन दे रखे हैं। इन कथनों में पृष्ठीय तनाव से संबंधित जो कथन सत्य नहीं है उनका हमें चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है, जल की बूंदों का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है। तो मेरे साथियों, ये बात तो सही है। कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। तो मेरे साथियों, एथिल अल्कोहल से कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और हमें इसी ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। घाव धोने वाली दवाइयों का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। साबुन के घोल को गर्म कर दिया जाए तो इसका पृष्ठ तनाव और भी कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्चतम होता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्काइन। पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठते चले जाएंगे तो क्वथनांक कम होता चला जाएगा क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब बढ़ता है। पृथ्वी के धरातल से नीचे जाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता क्या है। तो मेरे साथियों, आर्द्रता होती है जब वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता का अत्यधिक बढ़ जाना वर्षा का सूचक होता है। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण नमक को खुले में रखने पर पसीज जाता है। मेरे साथियों, आपने बहुत बार देखा होगा, बरसात के मौसम में नमक को खुला रखने पर वो पसीज जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता का मान जब अधिक होता है तो वाष्पन की क्रिया धीमी रहती है, और जब आपेक्षिक आर्द्रता का मान जब कम होता है तो वाष्पन की क्रिया अधिक होती है और सूखेपन की अनुभूति होती है। हाइग्रोमीटर यंत्र द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। मेरे साथियों, जो हाइग्रोमीटर यंत्र होता है उसके द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन है, हमें कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, उनका सही मिलान करना है और सही कूट के माध्यम से आपको उत्तर देने हैं। ए कॉलम में दे रखा है भौतिक गुणधर्म और ए कॉलम में इकाई दे रखी है। तो मेरे साथियों, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। और वोल्टेज की इकाई क्या होती है। वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। और धारिता किसमें मापी जाती है। तो मेरे साथियों, धारिता मापी जाती है फेरड में। और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला। तो मेरे साथियों, सही कूट का मिलान करना है। तो ए में तो क्या हो गया, ए में हो गया सी। तो ए में तो सी हो गया, बी में हो गया डी, और 3 में हो गया बी, और 4 में हो गया ए। तो मेरे साथियों, इसका सही मिलान होगा, पहले में सी हो जाएगा, दूसरे में डी हो जाएगा, तीसरे में बी हो जाएगा और चौथे में ए हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में सही मिल रहा है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला अथवा गोस होता है। एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गोस होता है। धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट या फेरड होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा, बर्फ या ओलो जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदनों को वायुमंडल में भेजता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डोपलर वेदर रडार। इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक आता है मेरे साथियों 2D सोनिक एनीमोमीटर। तो मेरे साथियों 1970 के दशक में इसे विकसित किया गया। इसका उपयोग है मौसम स्टेशनों, जहाज नेविगेशन, पवन टरबाइन, विमानन आदि में किया जाता है। यह तात्कालिक हवा की गति निर्धारित करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। यह मापता है कि ट्रांसड्यूसर की एक जोड़ी के बीच यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगे हवा के प्रभाव से कितनी धीमी या तेज चल सकती है। एक होता है मेरे साथियों स्पेक्ट्रल पायरोनोमीटर। इसका उपयोग होता है सौर विकिरण मापने वाले उपकरण होते हैं। इसका आविष्कार 1893 में वैज्ञानिक एंगस्ट्रॉम और एंडर्स नोड्सन ने किया। अगला क्वेश्चन है 1903 में अमेरिकी वैज्ञानिकों निकोल्स और हूल ने दृश्य प्रकाश का विकिरण दाब मापकर किस समीकरण की पुष्टि की थी? तो मेरे साथियों ये समीकरण दिया था P बराबर U अपॉन C। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। दृश्य प्रकाश का जो विकिरण दाब होता है उसका मान होता है 7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की प्रकाश होती है, जो तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। पोलेराइडो का उपयोग मोटर कारों में रात के सामने आने वाली कार की हेडलाइट की चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1600 के दशक में किस नियम को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था कि जब जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो। तो मेरे साथियों वो नियम कौन सा था? तो मेरे साथियों वो नियम था पास्कल का नियम। मेरे साथियों जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। एक होती है उत्प्लावकता। तो मेरे साथियों ये वस्तु के तैरने की प्रवृत्ति होती है। द्रवों का दबाव गहराई के साथ बढ़ता है। एक होता है मेरे साथियों आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी द्रव में कोई वस्तु पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। हाइड्रोमीटर यंत्र द्वारा तरल पदार्थों का घनत्व या आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है और जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपरी सतह पर तथा बैंगनी रंग निचली सतह पर बनता है। बैंगनी प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? तो मेरे साथियों वो नियम होता है फेराडे का नियम। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फेराडे का द्वितीय नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मेरे साथ इसका सूत्र क्या होता है? ई बराबर माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, जहाँ ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है और डी क्यू अपॉन डी टी क्या है? ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर है। एक होता है लाप्लास का नियम। मेरे साथियों ये नियम है एक गोले की दीवार पर तनाव कक्ष की त्रिज्या के दबाव के गुणा का उत्पाद है और तनाव दीवार की मोटाई विपरीत रूप से संबंधित होती है। अगला पॉइंट है किरचॉफ के नियम। मेरे साथियों किरचॉफ ने भी दो नियम दिए। पहला नियम है विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और जो ये प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। एक होता है मेरे साथियों द्वितीय नियम। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम को किरचॉफ का लूप का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भौतिक विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवर्तियों की अनंत संख्या अर्थात जा और कोजा तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन बाप्टिस्ट जोसेफ फूरिये। तो इसका एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती बोलते हैं, जिसे एन या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे साथियों आवर्ती का मात्रक होता है हर्ज। एक हर्ज बराबर होता है एक कंपन प्रति सेकंड। 1 किलो हर्ज का मतलब होता है 1000 हर्ज। अगला क्वेश्चन है कूलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है।
किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मेरे साथियों कूलम्ब बल होता है F बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह नियम पहली बार 1784 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने दिया। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो मेरे साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कणीय प्रकृति को दर्शाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ज ने की थी। वर्ष 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हेतु एक प्रकाश विद्युत समीकरण का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है कि प्रकाश में कण जैसे गुण होते हैं। सौर पैनल प्रकाश विद्युत प्रभाव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है? तो मेरे साथियों वो नियम है हेनरिक फ्रेडरिच लेंज का नियम बोलते हैं उसे। तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। एमीटर नामक यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है। और मेरे साथियों जो एमीटर होता है उसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होते हैं। ओम का नियम परिपथ में विभवांतर और धारा के बीच संबंध दर्शाता है। ओम का नियम क्या है मेरे साथियों? ओम का नियम है विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। तो V बराबर हो गया IR। अगला क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान करना है। एक तरफ कॉलम ए दे रखा है और एक तरफ कॉलम बी दे रखा है। तो मेरे साथियों विद्युत प्रवाह, तो इसका सही कॉलम है एम्पियर। विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। धारिता को फेरेड में मापा जाता है और प्रेरकत्व को हेनरी में मापते हैं। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट में आएगा डी, सेकंड में आएगा ई, सेकंड में सी आ जाएगा। इसमें ये टाइपिंग में त्रुटि हो गई है। तो सेकंड, तो फर्स्ट में तो आ जाएगा मेरे साथियों, फर्स्ट में तो आएगा डी, सेकंड में आ जाएगा सी, और थर्ड में आएगा बी, और फोर्थ में आ जाएगा ए। तो मेरे साथियों ये 3 नंबर के ऑप्शन में सही मिलान हो रहा है। यहाँ सेकंड ऑप्शन में, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें ई की जगह सी कर लेना। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। प्रेरकत्व की इकाई हेनरी जिसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। विभवांतर की SI इकाई को वोल्ट में मापा जाता है और धारिता की SI इकाई को फेरेड में मापते हैं जिसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुक्त पतन के तहत एक वस्तु एक समान त्वरण का एक उदाहरण है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और जो त्वरण होता है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि किसे बोलते हैं? जिसका परिणाम और दिशा दोनों हो। बराबर समय अंतराल पर वस्तु के वेगों में हुए समान परिवर्तन को त्वरण बोला जाता है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की गति में जो उत्पन्न त्वरण होता है वो एक समान त्वरण का उदाहरण होता है। असमान त्वरण के उदाहरण कौन से हैं? सड़क पर वाहनों की जो गति होती है वो असमान त्वरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी जो एक प्रेक्षक के संबंध में गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो मेरे साथियों डॉपलर प्रभाव की खोज कब हुई? 1842 में। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से भिन्न सुनाई देती है। यदि कोई स्रोत श्रोता के निकट आ रहा होता है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है। यदि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा होता है तो आवृत्ति घट जाती है। इसी कारण जब रेलगाड़ी सिट्टी बजाते हुए श्रोता के पास आती है तो उसकी ध्वनि बहुत तीखी होती है, अर्थात अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। और जब रेलगाड़ी श्रोता से दूर जाती है तो वैसे ही ध्वनि की आवृत्ति भी कम होने लगती है और आवाज हमें कम सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? मेरे साथियों अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से हमें छोटे के रूप में व्यवस्थित करना है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे सबसे बड़ी है एक्सरे, फिर होता है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो तरंगे। तो मेरे साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे बड़ी एक्सरे हो गई, फिर इंफ्रारेड हो गई, फिर माइक्रोवेव हो गई, फिर रेडियो तरंगे हो गई।
मेरे साथियों जो एक्स किरणें होती हैं उसकी खोज की थी रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने 1895 में। और मेरे साथियों इनकी जो आवृत्ति कितने हर्ट्ज में होती है, 10 की पावर 19 से 10 की पावर 16 तक। और इसका उपयोग क्या होता है, शरीर में हड्डी टूटने, बैक्टीरिया को नष्ट करने, शरीर में छुपी गोली आदि का पता लगाने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है मेरे साथियों अवरक्त तरंगे जिन्हें इंफ्रारेड वेव्स बोला जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है, हर्सेल। 1800 में इनकी खोज की और इनकी आवृत्ति हर्ट्ज में कितनी होती है, 10 की पावर 14 से 10 की पावर 11 तक। और इसका उपयोग क्या होता है, जो पौधग्रोह में पौधों को गर्म करने में और कुहरे में फोटोग्राफी करने पर और टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। एक होती है लघु रेडियो तरंगे जिन्हें माइक्रोवेव्स के नाम से जानते हैं और इनके खोजकर्ता कौन है, हेनरिक हर्ट्ज। 1888 में इनकी खोज हुई और इनकी आवृत्ति होती है 10 की पावर 11 से 10 की पावर 7 तक। और मेरे साथ ही इनका उपयोग क्या होता है, उपग्रह तथा बेतार संचार में। अगला क्वेश्चन है सही कथन की हमें पहचान करनी है। तो मेरे साथियों सही कथन कौन सा है, इनमें सही कथन है न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो मेरे साथियों ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है और इसका विमीय सूत्र होता है mL/t-2, जहां m को द्रव्यमान के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, l मीटर में करते हैं, लंबाई को करते हैं और t समय को किया जाता है। और मेरे साथियों जो बल होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, एक होता है परबल नाभिकीय बल और एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन है लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मेरे साथियों दो कथन दे रखे हैं, उत्तल लेंस की समता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है और दूसरा कथन है अवतल लेंस की समता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। तो मेरे साथियों ये दोनों कथन ही सत्य हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों कथन ही सत्य हैं। लेंस की समता को किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापा जाता है। धूप का चश्मा होता है उसकी समता शून्य डायोप्टर की होती है। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 1/16 सेकेंड तक रहता है। जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा घर्षण का सही क्रम है। मेरे साथियों घर्षण का हमें सही क्रम देखना है। तो मेरे साथियों सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण होता है, फिर सर्पी घर्षण होता है और फिर लोटनिक घर्षण होता है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेरे साथियों घर्षण की उपस्थिति के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड या पेपर पर लिखना और दीवार बनाना आदि संभव होता है। सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनी घर्षण बल से अधिक होता है। वायु के घर्षण के कारण अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है। पहिए में बॉल बियरिंग सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। भूकंप के समय सर्वप्रथम पी तरंगों की उत्पत्ति होती है। मेरे साथियों जब भूकंप आता है तो सर्वप्रथम पी तरंगों की उत्पत्ति होती है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं तथा इनकी औसत चाल लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं। एस तरंगों को गौण तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, तरल माध्यम में ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं। और मेरे साथियों एक तरंगे आती हैं एल तरंगे। एल तरंगों को धरातली या लंबी तरंगे भी कहते हैं। इनकी खोज एच.डी. लव ने की थी। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं। भूकंप में होने वाली तबाही एल तरंगों के कारण ही होती है। मेरे साथियों जो भूकंप में जो तबाही होती है वो एल तरंगों के कारण ही होती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे साथियों ध्वनि के संदर्भ में आपको नीचे कथन दे रखे हैं और उन कथन में एक कथन सही नहीं है, उनका हमें चुनाव करना है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है। तो मेरे साथियों ये ऑप्शन गलत हो गया। ध्वनि कभी भी निर्वात में संचरित नहीं कर सकती है। हाँ, प्रकाश निर्वात में संचरित कर सकता है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है तथा वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है, द्रव में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान घटने पर ध्वनि का वेग भी घट जाता है। अब मेरे साथियों ध्वनि की कुछ तीव्रता दे रखी है। जैसे हम साधारण बातचीत करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से लेकर 40 डेसिबल तक और हम तेज बातचीत करते हैं तब ध्वनि की तीव्रता होती है 50 से लेकर 60 डेसिबल तक। जब मेरे साथियों हमारे पड़ोसी लड़ते हैं ना, तब उनकी जो बातचीत होती है तेज बातचीत, तो उनकी आवृत्ति होती है 50 से 60 डेसिबल। जब तेज संगीत होता है, शोर होता है, तब ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है। जब मेरे साथियों शादी वादी का प्रोग्राम होता है, तब डीजे चलता है ना, तब तब ध्वनि की तीव्रता होती है 80 डेसिबल से अधिक। और पेट जब मेरे साथियों थोड़ी हल्की फुल्की हवा चलती है
तब पेड़ के पत्तों की जो सरसराहट आती है वो 10 से 20 डेसिबल की होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों उसे बोलते हैं परितारिका, जिसे आइरिस बोला जाता है। आंख में प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश होकर गुजरता है। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। मेरे साथियों जब नेत्रदान होता है तब कॉर्निया का दान होता है। परितारिका क्या होती है? कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है, नेत्र की पुतली के व्यास को नियंत्रित करने का काम करती है। एक होता है रेटिना, नेत्र गोलक का जो पश्च भाग होता है उसे रेटिना बोलते हैं। एक होती है पुतली, परितारिका के वल्ली से बना एक छिद्र है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की ये मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मेरे साथियों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ऊर्जा से संबंधित, उनमें एक ऑप्शन ऊर्जा से संबंधित नहीं है। तो मेरे साथियों इसका उत्तर हो जाएगा सी। वेग v से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv अपॉन बाई 2 की गतिज ऊर्जा होती है। तो मेरे साथियों जो गतिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है 1/2 mv²। तो मेरे साथियों सी नंबर का ऑप्शन जिसमें जो गतिज ऊर्जा दे रखी है वो गलत है। गतिज ऊर्जा का सूत्र तो 1/2 mv² होता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है तथा सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और मेरे साथियों 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। घड़ी में चाबी भरना, दबी हुई स्प्रिंग, तनी हुई कमान, बांधों में रुके हुए पानी की ऊंचाई आदि स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। मेरे साथियों जब वस्तु का वेग आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। आंधी में टिन उड़ने की घटना गतिज ऊर्जा के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो मेरे साथियों जड़त्व का नियम किस नियम को बोलते हैं? तो मेरे साथियों जड़त्व का नियम बोला जाता है न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, कंबल से धूल के कणों का अलग होना, चलती गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु में बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो मेरे साथियों जो न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है उसके द्वारा F बराबर ma होता है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, तैराक द्वारा पानी में तैरना और घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना और व्यक्ति का चलना, ये न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा ही पॉसिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो मेरे साथियों उत्तल दर्पण के द्वारा सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग सड़क किनारे लगे लैंपों में, गाड़ियों के पश्च दर्शी दर्पण के रूप में होता है। एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग सर्च लाइट में, दूरदर्शी में, सिनेमा के प्रोजेक्टर में दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में उपयोग में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। विकिरण में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। एक होती है चालन विधि, एक होती है सेवन विधि और एक होती है विकिरण विधि। तो मेरे साथियों जो चालन विधि होती है, जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने निकटवर्ती निम्न ताप वाले कणों को स्थानांतरित कर देते हैं एवं इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण वस्तु का ताप एक जैसा हो जाता है। ऊष्मा संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं और ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा ही होता है। एक होती है सेवन विधि। इस विधि में द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए पुनः ठंडे भाग से कण नीचे आते हैं। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण सेवन विधि से होता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो सेवन विधि से गर्म होता है। एक होती है विकिरण। ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी हो सकता है। सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पृथ्वी तक पहुंचती है। मेरे साथियों जो सूर्य का जो ऊष्मा होती है वो विकिरण विधि के द्वारा ही पृथ्वी पर पहुंच पाती है। अगला क्वेश्चन है, रमन अपने वाहन में पश्चदर्शी दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करती है? तो मेरे साथियों वो हो जाएगा हम्बल नियतांक।
एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित आवेश को फैराडे नियतांक कहते हैं। एक फैराडे नियतांक का मान कितना होता है? 96,485 कूलाम पर मोल। फोटोन की ऊर्जा और इसके विकिरण की आवृत्ति के अनुपात को प्लांक नियतांक कहते हैं और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। धातु के पैरा विद्युत नियतांक का मान अनंत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे साथियों, भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है और भूमिगत जल के दबाव को मापने के लिए पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे के रूप में जाना जाता है? तो मेरे साथियों, उसे बोलते हैं एमीटर। एमीटर का उपयोग परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर वह यंत्र है जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं तथा उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए उपयोग में किया जाता है। एक होता है ओडोमीटर, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक होता है हाइग्रोमीटर, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? मेरे साथियों, हमें गलत जोड़ी चुननी है जो कि मात्रा और माप की इकाई है। तो मेरे साथियों, पहला ऑप्शन है ऊर्जा जूल, दूसरा है आवर्ती हर्ज और तीसरा है दाब न्यूटन और चौथा है शक्ति वोट। तो मेरे साथियों, जो गलत जोड़ी है वो है दाब और न्यूटन। मेरे साथियों, जो न्यूटन होता है वो बल की मात्रा होती है। मेरे साथियों, एक तरफ भौतिक राशि दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके एसआई मात्रक दे रखे हैं। तो दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा उसे पास्कल में भी नापते हैं। एक होती है शक्ति, शक्ति को जूल अपॉन सेकेंड अथवा वाट के रूप में मापते हैं। एक होती है ज्योति फ्लक्स, जिसका जो मात्रक होता है उसे ल्यूमेन बोलते हैं और एक होते हैं ठोस कण जिसको स्टेरेडियन में मापा जाता है। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वोट। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मेरे साथियों, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 10 तक के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। मार्केली स्केल का प्रयोग भी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसमें मापन के लिए 1 से 12 तक संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, दाब की जो इकाइयाँ होती हैं उसे पास्कल, बार और टोर में मापा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयतन की इकाई होती है मीटर क्यूब। दाब का मात्रक एसआई प्रणाली में मात्रक होता है पास्कल एवं सीजीएस प्रणाली में होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्य का मात्रक होता है जूल। गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ को सुमेलित करना है। एक तरफ उपकरण दे रखे हैं और एक तरफ उनका प्रयोग दे रखा है। तो मेरे साथियों, वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या है? वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है एक उपकरण जो वोल्टेज को मापता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर के साथ तो आएगा बी ऑप्शन। एमीटर क्या होता है? एमीटर होता है एक उपकरण जो धारा के परिमाण को मापता है। तो एमीटर के साथ आएगा ए ऑप्शन। एक होता है गैल्वेनोमीटर। तो मेरे साथियों, गैल्वेनोमीटर के साथ आएगा एक उपकरण जो धारा की दिशा और परिमाण को मापता है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ डी ऑप्शन आ जाएगा। और ओम मीटर, ओम मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो एक उपकरण जो प्रतिरोध को मापता है। तो ओम मीटर के साथ आ जाएगा सी ऑप्शन। तो मेरे साथियों, हमको इन्हें कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो फर्स्ट में ए आ रहा है, ये तो ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं, फर्स्ट में बी आ रहा है, सेकंड में ए आ रहा है, थर्ड में डी आ रहा है और फोर्थ में सी आ रहा है। तो मेरे साथियों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मेरे साथियों, इनको मिलान करके लिखा गया है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापक यंत्र होता है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? किसी विद्युत सर्किट में अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ओम मीटर क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता मापक यंत्र होता है। और एनीमोमीटर क्या होता है? वायु वेग का मापक यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक पारसेक के मात्रक हैं। तो मेरे साथियों, ये लंबाई के मात्रक होते हैं। एक खगोलीय इकाई तथा एक पारसेक ये लंबाई की इकाइयां हैं।
खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष। पारसेक तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी मापने की इकाई होती है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉन परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर अथवा वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण होता है। यह दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए हमेशा पैरेलल या समांतर क्रम में जुड़ा होता है। यह सामान्यतः एक घेरे के अंदर वी अक्षर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप अथवा त्रिज्या के लिए होती है? तो मेरे साथियों, वो होती है समतल कोण। व्यंजक चाप अथवा त्रिज्या के लिए भौतिक राशि समतल कोण होती है। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तरल के बाह्य पृष्ठ का न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। विस्कोमीटर से तरल की श्यानता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक तरल की सापेक्ष स्पष्टता का माप है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आविलता। आविलता एक तरल की सापेक्ष स्पष्टता का मापक है। प्रकाश पर किरण की तीव्रता अधिक होने पर उसकी आविलता भी अधिक होगी। आविलता को आमतौर पर नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट एनटीयू में मापा जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पेयजल की जो आविलता है वो 5 एनटीयू से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एमीटर। एमीटर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मापक यंत्र है। कुछ अन्य उपकरण इस प्रकार हैं, जैसे एमीटर मेरे साथियों अल्टीमीटर का होता है ऊंचाई मापक यंत्र में, एंटीनोमीटर का होता है सौर विकिरण मापक यंत्र में, बैरोमीटर का होता है वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र में, और कैथेरोमीटर का होता है ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र में, और गैल्वेनोमीटर का होता है विद्युत धारा मापी यंत्र में। अगला क्वेश्चन है, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? तो मेरे साथियों, नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय द्वारा आकाशगंगा का निर्माण होता है। इमैनुअल कांट के सिद्धांत को 1796 में लाप्लास ने संशोधित किया, जिसे निहारिका परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार हाइड्रोजन गैस आदि के संचय से ग्रहों की पिंड बनती है, जिसे निहारिका कहते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी 1931 में जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दी, जिसके अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया पिंड के विभाजन से स्थल स्वरूप का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, वायु में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तो मेरे साथियों, वायु में मौजूद नमी की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। वायु में उपस्थित नमी आर्द्रता या वर्षण, हिमवर्षा, वर्षा, हिमताप, कुहार या ओलावृष्टि के रूप में नीचे पृथ्वी पर आता है। हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेन गोज से वर्षण, बर्फ, ओलावर्षा आदि मापा जाता है। विंड वेन पवन दिशा मापक यंत्र होता है। विस्कोमीटर से किसी तरल की श्यानता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के उपयोग की जाने वाली एए बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? तो मेरे साथियों, उसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्टेज। रिमोट कंट्रोल एवं अन्य छोटे उपकरण की बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्टेज होता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत सेल में धनावेशी छड़ को एनोड एवं ऋणावेशी छड़ को कैथोड कहते हैं। यह विद्युत अपघट्य विलयनों में पड़ी रहती है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1800 ईस्वी में अलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत विभवांतर विद्युत आवेश मापक यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारक के कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्द्रता। वाष्पीकरण की दर आर्द्रता बढ़ने पर घट जाती है। द्रव का गैस वाष्प में बदलने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण है। द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। किसी द्रव का क्वथनांक अधिकतम होने पर वाष्पीकरण की दर अधिकतम होती है। वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अलार्म घड़ी का बजना।
प्रातःकालीन अलार्म घड़ी का बजना क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। क्वांटम भौतिकी परमाणु एवं उप परमाणुओं के स्तर पर प्रकृति के गुणों की व्याख्या करती है। क्वांटम यांत्रिकी के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: माइक्रोस्कोपी, जैविक कंपास, लेजर, फ्लोरोसेंट प्रकाश आदि। क्वांटम सिद्धांत या थ्योरी सन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक के द्वारा दी गई। वर्नर हाइजेनबर्ग को मैट्रिक्स के संदर्भ में क्वांटम यांत्रिकी बनाने की विधि देने के लिए 1932 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक 2.42 है। तो मेरे साथियों ये होता है, ये हीरे का होता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को पूर्ण या निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। अपवर्तक सूचकांक प्रकाश की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। इसे परीक्षण से ज्ञात किया गया है। अब मेरे साथियों कुछ माध्यम दे रखे हैं और उनका पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक दे रखा है। मेरे साथियों निर्वात का होता है 1 और वायु का होता है 1.0003। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? तो मेरे साथियों वो होता है समतल दर्पण में। जब व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपको प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। दर्पण से मुख्यतः 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक होता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी एवं सीधा बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। और मेरे साथियों जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, बाईफोकल लेंस पहनने वाले लोगों में होता है। तो मेरे साथियों उनमें क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें अवतल लेंस ऊपरी हिस्से में तथा निचले स्तर में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए तथा उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं में व्यक्ति दूर की तथा दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं उनमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का परकीरण। जो प्रकाश का परकीरण होता है उसके कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश के परकीरण के कारण होता है। वायु में कण नीले रंग के प्रकाश को अत्यधिक परकिरणित करते हैं क्योंकि छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लंबी तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश की अपेक्षा अधिक परकिरणित होता है। सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल एवं नारंगी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का जो परकिरण होता है वो सबसे कम होता है। प्रकाश के परकिरण की घटना लाल रंग में सबसे कम होती है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग खतरों के संकेतों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को खालिस्तान प्रतिबिंब कहते हैं जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खालिस्तान प्रतिबिंब कहते हैं। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक एवं आभासी। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब तथा समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार बिंब के समान तथा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? मेरे साथियों इसका रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एलईडी एक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होती है जो अगर दिशा में विकिरणों का उत्सर्जन करती है। इसका प्रयोग प्रकाश उत्सर्जी बल्ब के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे साथियों उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। मायोपिया को अवतल लेंस वाले चश्मे अथवा कॉनकेव लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। जरा दृष्टि दोष को द्विफोकल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है तथा दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है। ये अणु गैस, तरल एवं पदार्थों के हो सकते हैं। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कारण सूर्योदय के थोड़े पहले तथा सूर्यास्त के थोड़े बाद लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर से तापमान बढ़ता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से
42 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इस थर्मामीटर में पारा, जिसे मरकरी बोलते हैं, वो भरा होता है। सर थॉमस अल्बर्ट ने सर्वप्रथम वास्तविक चिकित्सा थर्मामीटर की खोज की। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु जिस तापमान पर तरल वाष्प में परिवर्तित होता है उसे वाष्प बिंदु कहते हैं। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा गलनांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर क्वथनांक 373.12 केल्विन होता है और हिमांक होता है 273.15 केल्विन। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन में होता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थों में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में दाब, तापमान और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का वह स्वरूप है जो दो अलग अलग तापमानों पर पदार्थों में स्थानांतरित होता है। ऊर्जा की इकाई कैलोरी या जूल होती है। ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय तक प्रवाहित होती है। कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जिसमें 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। तो मेरे साथियों, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉस के नियमानुसार किसी बंद सतह पर जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह में प्रवेश कर रही हैं उतनी ही रेखाएं सतह को छोड़ भी देती हैं। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस तथा एसआई पद्धति में टेस्ला होता है। ए गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। असमान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित एवं समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक नहीं होता है? तो मेरे साथियों, जो हीरा होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। विद्युत सुचालक पदार्थों में अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उदाहरण तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता आदि। और मेरे साथियों, जो कुचालक होते हैं वो वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। कुचालक पदार्थों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। उदाहरण सूखी लकड़ी, कागज, कांच, रबर, हीरा आदि। हीरा एक सहसंयोजक संरचना है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिस कारण इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने विद्युत धारा के प्रेरण की भी खोज की। इन्होंने ही 1825 में बेंजीन की भी खोज की थी। माइकल फेराडे ने ही पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बनाया। आवेशों के ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का सर्वप्रथम प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ताप बढ़ने पर चालकों की विद्युत चालकता घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? तो मेरे साथियों, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। ताप बढ़ाने पर धातु प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलीनियम, कार्बन आदि। दो आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालन को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह खालिस्तान है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। धातुओं की विद्युत चालकता तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। एक होता है अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाले कुछ विशेष पदार्थ शून्य प्रतिरोध या अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं। यह अभी तक पूर्ण व्यवहारिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिजली का सुचालक नहीं है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। उदाहरण के तौर पर सोना, तांबा, एल्युमिनियम आदि। विद्युत चालक पदार्थों में अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, कागज, कांच। ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन विद्युत के कुचालक होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या गति को यथास्थिति बनाए रखने की क्षमता को जड़त्व बोलते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जड़त्व को द्रव्यमान माप के रूप में भी जाना जाता है। लोहे का जड़त्व इसलिए अधिक है क्योंकि लोहे का द्रव्यमान अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का होता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर के बराबर होता है। यदि दो बल किसी वस्तु पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो शुद्ध बल वही होता है जो दोनों बलों के बीच का अंतर होता है, जो हमेशा शून्य से अधिक या बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर दो बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हों तो दोनों बलों के योग को शुद्ध बल कहते हैं। इसमें शुद्ध बल हमेशा व्यक्तिगत बल से ज्यादा होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले संतुलित बल वस्तु की गति को नहीं बदलेंगे। अगला क्वेश्चन है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का खालिस्तान करता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विरोध। वस्तुओं के संपर्क तल तथा सतह के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाली बल को घर्षण बल कहते हैं। जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उन्हें स्नेहक बोला जाता है। इनका प्रयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है। सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं। घर्षण के कारण मशीनों के जो कल पुर्जे होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है। यह क्या दिखाता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि की जो गति होती है वो प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक की तुलना में बहुत देर बाद सुनाई देती है क्योंकि जो ध्वनि की गति होती है वो प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे हैं, इसलिए इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वहीं प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो मेरे साथियों दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर F/A। जब बल में क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है तब हमें दाब प्राप्त होता है। वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करने वाला बल प्रणोद है। प्रणोद को क्षेत्रफल से विभाजित करने पर द्रव के दाब का मान ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बाह्य निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल। बल एक सदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ऊर्जा, शक्ति एवं ऊष्मा के एसआई मात्रक हैं क्रमशः। ऊर्जा का होता है जूल, शक्ति का होता है जूल पर सेकेंड जिसे वाट भी बोलते हैं, और ऊष्मा का होता है जूल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त योग्य है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। संरक्षी बल वह बल है जिनके द्वारा किए गए कार्य पथ से स्वतंत्र होता है तथा यह प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर संरक्षी बल कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा बल। मरोड़ संतुलन एक उपकरण है जिसका उपयोग छोटे बलों को मापने के लिए किया जाता है, जैसे चुंबकीय आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल एवं गुरुत्वीय त्वरण बल आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉर्क। टॉर्क एक अदिश राशि नहीं है, जबकि आयतन, तापमान और समय अदिश राशियां होती हैं। टॉर्क जिसे बलागुण भी बोलते हैं एक सदिश राशि होती है जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, जबकि आयतन, तापमान एवं समय आदि अदिश राशि है क्योंकि इनमें केवल परिणाम ही होता है, दिशा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो मेरे साथियों ये करता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण बल सभी खगोलीय पिंडों के मध्य अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक आता है मेरे साथियों परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु के टकराकर लौटने या दिशा परिवर्तन को परावर्तन बोलते हैं। एक होता है जड़त्व का नियम। किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित नियम को जड़त्व या न्यूटन का नियम भी बोलते हैं। एक होता है अपवर्तन। प्रकाश किरण का सघन से विरल माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलन को अपवर्तन का नियम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है,
प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम पर गुरुत्वाकर्षण बल का भार 9.8 न्यूटन होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो भार होता है वो शून्य होता है, जिसके कारण सभी दिशा में त्वरण एवं गुरुत्वीय बल शून्य होते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ F बल होता है और m1 एवं m2 वस्तुओं के द्रव्यमान है तथा r केंद्रों के मध्य की दूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो मेरे साथियों ये श्रेय दिया जाता है जोहान्स केपलर को। ग्रहों की गति के नियम जोहान्स केपलर ने दिए। इनके द्वारा 3 नियम दिए गए। एक होता है कक्षाओं का नियम, एक होता है क्षेत्रीय चाल का नियम, एक होता है परिक्रमण काल का नियम। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? तो मेरे साथियों ये खोजा था गैलीलियो गैलीली ने। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। गैलीलियो को खगोल विज्ञान का अवलोकन तथा जड़त्व के सिद्धांत द्वारा परिकल्पित मुक्त पिंड की गणना के कारण जाना जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन इनके द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और खालिस्तान ऊर्जा का योग है। तो मेरे साथियों यह होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक है? तो मेरे साथियों वो है यांत्रिक ऊर्जा के। किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य। कार्य का ऐसा ही मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है तथा इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा न होने से ये अदिश राशियों में शामिल किया जाता है। संवेग क्या होता है मेरे साथियों? पिंड का द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। आवेग क्या होता है मेरे साथियों? वस्तु के संवेग में हुए परिवर्तन को आवेग कहते हैं। शक्ति किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा किए गए कार्य तथा उस कार्य को करने में किए गए समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो मेरे साथियों इसका सही हो जाएगा पानी जो बांध के पीछे होता है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है बांध में इकट्ठा पानी, तनी हुई स्प्रिंग, बंदूक से चली गोली में गतिज ऊर्जा होती है, चलती कार भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण होती है। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक जिसे पेंडुलम भी बोलते हैं में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक पेंडुलम को क्या कहा जाता है? तो मेरे साथ ही उसे कहते हैं बोब। तो इसका एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉब किसे बोलते हैं? पेंडुलम में जो लटकी गेंद होती है उसे बॉब बोला जाता है। सरल लोलक जिसे पेंडुलम बोलते हैं किसी द्रव्यमान रहित पूर्ण प्रत्यास्थ रस्सी की सहायता से घर्षण रहित कठोर आधार से आधार से लटकाने वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति को आगे या पीछे करने की घटना को किस रूप में जाना जाता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपन। कंपन की परिभाषा क्या है? वस्तु की स्थिति में तेजी से आगे आगे पीछे गति करना कंपन कहलाता है। और मेरे साथियों आवृत्ति किसे बोलते हैं? कंपन करने वाले कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। और आवेग किसे बोलते हैं? पिंड के संवेग में हुए परिवर्तन को आवेग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य को समय अवधि से विभाजित करने पर बराबर होता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंग वेग। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी होती है। आयाम कण के एक तरफ के अधिकतम विस्थापन को बोलते हैं। और आवर्ती किसे बोलते हैं? किसी कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या होती है। आवर्तकाल किसे बोला जाता है? किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय। अगला क्वेश्चन है, वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंग गति। तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को तरंग गति कहते हैं।
तरंग आवर्ती कण की कंपन करते हुए 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को बोलते हैं। तरंग श्रृंग और गर्त, तरंग के शून्य से ऊपर उठे भाग को श्रृंग तथा शून्य से नीचे दबे भाग को गर्त बोलते हैं। कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा एल आई वाटरमैन ने। एल आई वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने। और टेलीविजन का आविष्कार किया जे एल बेयर्ड ने। और रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा को कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो मेरे साथियों उसे कहते हैं जीमेन प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के विभाजन को जीमेन प्रभाव बोला जाता है। इसका नामांकन भौतिक विज्ञानी पीटर जीमेन ने किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा होता है? तो मेरे साथियों सबसे बड़ा इनमें कौन सा है? तो मेरे साथियों सबसे बड़ा होता है टेरा। तो मेरे साथियों टेरा होता है 10 की घात 12 और गीगा होता है 10 की पावर 9, हेक्टो होता है 10 की पावर 2 और डेका होता है 10 की पावर 1 और डेसी होता है 10 की पावर -1 और सेंटी होता है 10 की पावर -2। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई क्या होती है? तो मेरे साथियों वो होती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई होती है। कैंडेला होती है ज्योति तीव्रता मापने की इकाई और फेरेड होती है धारिता का मात्रक और डाइन क्या होता है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका आयाम रैखिक संवेग के समान होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेग के बराबर। आवेग का आयाम रैखिक संवेग के समान होता है। कार्य किसे बोलते हैं? किसी वस्तु को बल द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा किसे बोलते हैं? वस्तु की कार्य क्षमता होती है, इसका मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वेडबर्ग यूनिट है, इसकी इकाई क्या होती है? तो मेरे साथियों इसकी इकाई होती है घनत्व। स्वेडबर्ग यूनिट मशीन में अपकेंद्रण के अवसादन दर गुणांक की एक इकाई होती है। यह त्वरण के तहत अवसादन दर के आधार पर कणों के आकार को माप प्रदान करता है और इसका प्रतीक एस होता है। और मेरे साथियों स्वेडबर्ग यूनिट का मान होता है 1 × 10⁻13 सेकंड। एक कण का द्रव्यमान आकार और घनत्व उसके एस मान को बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख माइक्रोन। 1 मीटर में 1 लाख माइक्रोन जिसे म्यू बोलते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और मीटर लंबाई का मात्रक होता है। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है और सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई होती है? तो मेरे साथियों पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई इकाई होती है मोल। मोल क्या होती है? पदार्थ की मात्रा को मापने में प्रयोग किया जाता है। केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक। मीटर होती है लंबाई को मापने की इकाई। कैंडेला होती है ज्योति तीव्रता की इकाई। एसआई पद्धति में 7 तो मूल मात्रक होते हैं एवं 2 व्युत्पन्न मात्रों को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है? तो मेरे साथियों वो होता है वोल्ट। वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है। ओम होता है वो विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है और कूलाम विद्युत आवेश की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में 10 की पावर -15 को क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों इसे कहते हैं फेम्टो। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एसआई पद्धति में 10 की पावर -15 को फेम्टो बोला जाता है, जिसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की घात के रूप में 10 की पावर -18 को एटो बोलते हैं। 10 की पावर -21 को जेप्टो बोला जाता है और 10 की पावर -24 को योक्टो बोलते हैं और 10 की पावर -1 को डेसी बोलते हैं और 10 की पावर 24 को योटा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल एक प्रकार की सबसे पुरानी रिचार्जेबल बैटरी है। इसका आविष्कार गैस्टोन प्लांटे ने किया था। मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल है जिसे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। जिंक एयर सेल में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलन होना। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना। विवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरणों का किसी अवरोध से टकराकर अवरोधक किनारे से मुड़ना। एक होता है परकिरण, प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का भिन्न भिन्न दिशाओं में विचलन, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है, उस घटना का क्या नाम है जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है? तो मेरे साथियों उस घटना को बोला जाता है अल्पेंगलो।
अल्पेंगलो वह घटना है जिसमें पर्वत शिखर सूर्योदय व सूर्यास्त के समय एक हल्का लाल अथवा नारंगी रंग का होता है। ब्रिलॉइन स्कैटरिंग को प्रकाश के प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? तो मेरे साथियों वो रंग होता है सफेद। सूर्य के प्रकाश का रंग सफेद है। यदि प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम होता है विबग्योर के अनुसार होता है। दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या जो 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है। तो मेरे साथियों इनमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इनमें 2 प्रतिबिंब बनेंगे। दो दर्पणों को एक दूसरे से 120 डिग्री पर झुके हैं तो बनने वाली छवियों की संख्या होती है, मेरे साथियों इसका एक फॉर्मूला होता है n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा और माइनस में 1। तो मेरे साथियों 360 डिग्री और थीटा दे रखा है 120 डिग्री और माइनस 1। तो 120 दिया कितना हो गया 360, तो 3 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा 2। तो मेरे साथियों 2 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। तो मेरे साथियों तापीय विस्तार के कारण एफिल टावर लंबा हो जाता है। तापीय विस्तार क्या होता है? किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में वृद्धि होने से वस्तु के आकार में होने वाली वृद्धि को तापीय प्रसार कहते हैं। तापीय प्रसार 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय प्रसार जिसे अल्फा बोलते हैं, एक होता है क्षेत्रीय प्रसार जिसे बीटा बोला जाता है, एक होता है आयतन प्रसार जिसे गामा बोलते हैं। और इन तीनों प्रसारों में संबंध होता है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है 1:2:3। भौतिकी के उस नियम का नाम बताइए जो बताता है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। तो मेरे साथियों उसका सही उत्तर हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम। 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अवोगाद्रो का नियम क्या है? गैसों के समान ताप व समान दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणु की संख्या समान होती है। ओम का नियम क्या है? यह प्रतिरोध से संबंधित होता है। चार्ल्स का नियम क्या होता है? इसे ताप आयतन संबंधी बोलते हैं जो कि V समानुपाती T होता है। बॉयल का नियम क्या है? इसे दाब आयतन संबंधी बोला जाता है जो कि P समानुपाती 1/V होता है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.8। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 होता है। चांदी की विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है। सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.3 होता है। किसी पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूज। तो मेरे साथियों फ्यूज क्या होते हैं? ये टिन, लेड या जिंक जैसी कम गलनांक वाली धातु से बना एक सुरक्षात्मक उपकरण है जो मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। एक होता है सर्ज प्रोजेक्टर। यह एक विद्युत उपकरण है जो 120 वोल्ट पर वोल्टेज को अवरुद्ध कर देता है। एक होता है कैपेसिटर, विद्युत सर्किट में प्रयुक्त होने वाला 2 सिरों का अवयव जो विद्युत आवेश को संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकंड। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल आसुत जल में होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड और हाइड्रोजन में होती है 1284 मीटर प्रति सेकंड और कांच में होती है 3980 मीटर प्रति सेकंड। और मेरे साथियों वायु में कितनी होती है? 346 मीटर प्रति सेकंड और एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रातों में उड़ते हैं? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पराध्वनिक तरंगे। पराध्वनिक तरंगे क्या होती हैं? वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। पराध्वनिक या पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। एक होती है सर्वे तरंगे, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। एक होती है अपसर्वे तरंगे, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 मीटर प्रति सेकंड। 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्री जल में जो ध्वनि का वेग होता है वो 1531 मीटर प्रति सेकंड का होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टील में जो ध्वनि की चाल होती है वो 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है और ऑक्सीजन में जो ध्वनि की चाल होती है वो 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल प्रकाश में ध्वनि की चाल से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है। तो मेरे साथियों प्रेरित धारा तब उच्चतम होती है जब कुंडली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज 1831 ईस्वी में माइकल फेराडे ने की।
चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला तथा सीजीएस मात्रक गॉस होता है। एक टेस्ला का मान होता है 10 की पावर 4 गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है और सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। प्रेरित धारा उच्चतम तब होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री पर होती है तथा जब यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर 180 डिग्री में होती है तो प्रेरित धारा न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन की हमें पहचान करनी है। तो मेरे साथियों, सही कथन कौन सा है? तो सही कथन है, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। चालकों के प्रतिरोध की गणना निम्न समीकरण द्वारा की जाती है। मेरे साथियों, जो प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, जहां आर होता है प्रतिरोध और रो होता है प्रतिरोधकता और एल होती है तार की लंबाई और ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक तार का प्रतिरोध सीधे तार की लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाती है? तो मेरे साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा आंद्रे मेरी एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र आदि की खोज की। जोसेफ हेनरी ने विद्युत चुंबकीय घटना की खोज की। विलियम गिलबर्ट ने प्रथम कृत्रिम चुंबक का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, 18 वोल्ट की बैटरी पर कार्य करने वाला एक प्रकाश बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो मेरे साथियों, प्रतिरोध किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? प्रतिरोध होता है V बराबर IR। तो यहाँ हमें धारा दे रखी है और वोल्ट दे रखा है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? R बराबर V अपॉन I। V कितना है? 18 और धारा है 3। तो मेरे साथियों 3 6 18 हो गया, तो प्रतिरोध हो गया 6 ओम। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ओम के नियमानुसार किसी चालक की सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक पर लगाया गया विभवांतर V है तथा उसमें प्रवाहित धारा I है तो परिभाषा से क्या होगा? V समानुपाती I होगा। तो V बराबर IR, तो प्रतिरोध हो जाएगा V अपॉन I, जहाँ R एक नियतांक होता है। R बराबर वोल्ट दे रखा है 18 और धारा दे रखी है 3 एम्पियर, तो प्रतिरोध हो गया 6 ओम। अतः बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? 6 ओम। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए हवा को ठंडा करना होगा। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा औस बिंदु तापमान। औस बिंदु वह तापमान कहलाता है जिसे 100% की सापेक्ष आर्द्रता प्राप्त करने के लिए हवा को निरंतर दबाव पर ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती है। औस बिंदु तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप समान आकार के एक घटक को क्या कहते हैं जो बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचालक। कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तथा विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच, लकड़ी आदि। सिल्वर विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। पारा धातु विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि Q शुद्ध आवेश है, T समय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई आवेश Q किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से समय T में प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होता है? I अपॉन Q अपॉन T। आवेश की SI इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। और धारा के लिए सूत्र क्या होगा? I बराबर V अपॉन R, जहाँ I होती है धारा और V होता है वोल्टेज और R होता है धारा का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखाएं किस दिशा से निकलती हैं? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से। चुंबक के बाहर स्थित क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत जनरेटर के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत मोटर के लिए किया जाता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है। मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह की सीजीएस इकाई होती है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम की खोज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1861 में की थी। अगला क्वेश्चन है, किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा।
किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा जंक्शन संधि का नियम, इसे आवेश संरक्षण का नियम भी बोला जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा किरचॉफ का लूप नियम, इसे ऊर्जा के संरक्षण नियम भी बोला जाता है। विक्टर फ्रांसिस हेस ने ब्रह्मांडीय किरणों की खोज की। जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत चालक बल के वितरण की खोज की। अगला क्वेश्चन है, व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक मापन के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये 4 अवस्था होती है। व्हाइटस्टोन ब्रिज एक छोटा सा परिपथ है। हंटर क्रिस्टी ने 1833 में इसका आविष्कार किया था। सर चार्ल्स विजस्टोन के द्वारा 1843 इसको लोकप्रिय बनाया। यह शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 4 भुजाएं होती हैं। 2 भुजाएं ज्ञात प्रतिरोध होती हैं, एक होती है अज्ञात प्रतिरोध और एक होती है चर प्रतिरोध। यह असक्त विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब व्हाइटस्टोन सेतु संतुलित होता है तब उनके प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब के आकार का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत पर। जो अनंत पर होता है वो सी पर बनता है और अत्यधिक छोटा होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे मेरे साथियों। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं? एक होता है वस्तु की स्थिति, एक होती है प्रतिबिंब की स्थिति, एक होती है आकार और एक होती है आकृति। तो मेरे साथियों, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर, और जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, और आकृति होती है उल्टा और वास्तविक। जब वस्तु की स्थिति को वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है एफ व सी के मध्य। एफ को बोलते हैं फोकस और सी को बोलता है वक्रता केंद्र। इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो छोटा होता है और आकृति होती है वो उल्टी और वास्तविक होती है। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तब प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर ही। प्रतिबिंब समान आकार का बनता है और आकृति होती है उल्टी और वास्तविक। जब वस्तु की स्थिति फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होती है तब प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वस्तु का आकार होता है बड़ा और आकृति होती है उल्टी और वास्तविक। जब वस्तु की स्थिति फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति बनती है अनंत पर, आकार बहुत बड़ा होता है और आकृति बनती है उल्टी और वास्तविक। और जब वस्तु की स्थिति फोकस एवं ध्रुव के बीच होती है तब प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनती है और आकार बहुत बड़ा होता है और आकृति उल्टी और वास्तविक बनती है। अगला क्वेश्चन है, बाथरूम के शीशे, झील और चश्मे की चमक पर प्रतिबिंब किस प्रकार के प्रतिबिंब के कारण होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चमकदार परावर्तन। मेरे साथियों, एक होता है नियमित परावर्तन। जब कोई प्रकाशीय किरण चिकनी सतह से टकराती है तो वह अपने पहले वाले माध्यम में निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। उदाहरण, समतल दर्पण, चांदी की सतह, एक पेंट बॉल आदि। एक होता है विस्तृत परावर्तन। जब प्रकाशीय किरणें इससे टकराती हैं तो वह अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती है, जैसे कागज का टुकड़ा आदि। मनुष्य के लिए वस्तु को देखने के लिए विस्तृत परावर्तन महत्वपूर्ण होता है। पेरिस्कोप में एकाधिक प्रतिबिंबों का उपयोग किया जाता है। नए की दुकान में हम सिर के पसे भाग को देखने के लिए 2 दर्पणों के एकाधिक प्रतिबिंबों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यूं वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और f गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई है तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? तो मेरे साथियों, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में 7 रंगों में विभक्त होता है। इन रंगों का क्रम क्या है? विबग्योर। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। जब 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन हो तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग अंदर की तरफ होता है। जब 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार परावर्तन होता है तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर की और बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि तापमान स्थिर रहने पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉयल का नियम। बॉयल के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P1V1 बराबर P2V2, ये बॉयल का नियम कहते हैं। और चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर दाब में गैस का आयतन गैस के पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है तथा तापमान वृद्धि के साथ गैस के आयतन में भी वृद्धि होती है। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, जो कि 3 नियम दिए थे। ग्राहम के नियमानुसार नियत ताप व दाब पर गैसों की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है,
6 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या है? तो मेरे साथियों, हमें कार्य निकालना है, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर V इंटू क्यू। तो V कितना दे रखा है? 6 वोल्ट दे रखा है और आवेश दे रखा है 4 कूलाम। तो इसका कार्य हो गया 24 जूल। विभवांतर किसे कहते हैं? आवेशित कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू, जहाँ W कार्य है और Q आवेश होता है। तो W बराबर हो गया V इंटू क्यू, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24 जूल। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिमेंट। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलिमेंट खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली है, जो नाइक्रोम तार की बनी होती है। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षात्मक उपकरण है जो सर्किट के अति विद्युत धारा संरक्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। यह टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कूलाम का नियम। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 में कूलाम का नियम का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग परिवर्तन का नियम भी बोला जाता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। न्यूटन न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसे G बोलते हैं, उसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी विमा कितनी होती है? M-1 L3T-2। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है। धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। दिष्ट धारा में धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। उदाहरण सेल, बैटरी तथा DC डायनेमो। एक होती है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इनमें धारा का जो परिमाण होता है और दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। उदाहरण AC डायनेमो। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? जब विद्युत दाब में अंतर होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन तब गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक रूप से आवेशित उप परमाणु कण होते हैं जो चालक के माध्यम से ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तथा द्रव्यमान कितना होता है? 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज भौतिक वैज्ञानिक J.J. थॉमसन ने कैथोड किरणों द्वारा अपने प्रयोग के माध्यम से की। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, धारा आधी हो जाती है। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओम के नियम से V बराबर IR होता है। R चालक का प्रतिरोध होता है। यदि प्रतिरोध दुगना कर दिया जाता है तो धारा आधी हो जाती है, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक टर्मिनल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। उदाहरण मोटर कार, बैटरी। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। सेल के प्रतीक में लंबी पतली खड़ी रेखा धनात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। किसी वस्तु की गति खालिस्तान है यदि उसका वेग स्थिर होता है। तो मेरे साथियों, किसी वस्तु की गति अगर समान है, यदि उसका वेग स्थिर है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समान गति क्या होती है? जब किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी तय की जाती है। उदाहरण, स्थिर गति से सीधी सड़क पर चलती कार, सीलिंग फैन के ब्लेड की गति। एक होती है असमान गति, वह गति जिसमें एक वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है। उदाहरण, रेलगाड़ी की गति, भीड़ वाली सड़क पर चलती कार की गति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण होता है? तो मेरे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा पेशीय बल। संपर्क बलों के उदाहरण है पेशीय बल, घर्षण बल, सामान्य बल आदि। असंपर्क बल के उदाहरण है गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। खालिस्तान बल की सीमा 10⁻⁻16 मीटर के क्रम की होती है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्बल परमाणु। दुर्बल परमाणु बल
परबल परमाणु बल से बहुत कम किंतु गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। इस बल की सीमा होती है 10 की पावर -16 मीटर की कोटि की होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा अनंत होती है। बॉल पेन गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बारीकता की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण खालिस्तान के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग। त्वरण किसे बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति क्या होती है? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के खालिस्तान के समानुपाती होती है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर ध्वनि की तीव्र या धीमा होने का निर्धारण किया जाता है। इसकी इकाई डेसिबल होती है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। ध्वनि की प्रबलता कानों की संवेदनशीलता ध्वनि के दोलन आयाम पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए और प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर या 16.6 मीटर दूरी का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति 25 डिग्री सेल्सियस पर खालिस्तान में सबसे अधिक होती है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 25 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है। ध्वनि का वेग वस्तु तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की गति ठोसों में सबसे अधिक तथा गैसों में सबसे कम होती है। वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों इसे कहते हैं ध्वनिकी। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन ध्वनिकी कहलाता है। प्रकाश का विस्तृत अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाश की ऊर्जा से संबंधित तकनीकी फोटोनिक्स तथा खगोलीय पिंडों की संरचना व भौतिक गुणों का अध्ययन खगोलीय भौतिकी में किया जाता है। यदि कोई वस्तु प्रति सेकंड 10 दोलनों का निष्पादन करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति किसके बराबर होगी? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.01। 1 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1000 दोलन प्रति सेकंड। 10 दोलन प्रति सेकंड का मतलब हो गया 0.01 किलो हर्ट्ज। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति बोलते हैं। और मेरे साथियों इसकी इकाई हर्ट्ज होती है। 1 हर्ट्ज 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है और आवृत्ति को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और आवृत्ति होती है एफ बराबर 1/t और जिसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति के उदाहरण हैं? तो मेरे साथियों यह है ऋजु रेखीय गति। 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एक होती है सरल रेखीय गति। किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, सेना की परेड का सीधी रेखा में गति करना, यह सरल रेखा गति के उदाहरण है। कंपन या दोलनी गति के उदाहरण है दीवार घड़ी के लोलक की गति, झूला झूलती लड़की की गति, लोड स्प्रिंग की गति। एक होती है आवर्ती गति। आवर्ती गति के उदाहरण है घड़ी की गति, एक होती है घड़ी की गति, एक होती है लोलक की गति, एक होती है सूर्य के चारों ओर अपनी धुरों पर पृथ्वी की गति को आवर्ती गति के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। एक होती है घूर्णन गति। मेरे साथियों कुम्हार की जो चाक की गति होती है और जो छत के पंखे की गति होती है और जो लट्टू की गति होती है वो घूर्णन गति के उदाहरण में आती है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया समीकरण खालिस्तान संबंध का वर्णन करता है। एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। तो मेरे साथियों ये रिप्रेजेंट करता है स्थिति समय को। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं जिनका उपयोग गति, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और त्वरण जैसे घटकों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो पहला नियम क्या है? v बराबर u प्लस एटी जो कि वेग समय को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है s बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ये स्थिति समय को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा नियम क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये स्थिति वेग को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के खालिस्तान क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम को सामान्यतः घटती तरंगदैर्ध्य, बढ़ती ऊर्जा तथा आवर्ती के क्रम में 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका क्रम इस प्रकार है। एक होता है रेडियो तरंगे, एक होता है माइक्रोवेव, एक होती है अवरक्त किरणें, एक होती है दृश्य प्रकाश किरणें, एक होती है पराबैंगनी किरणें, एक होती है एक्स किरणें तथा एक होती है गामा किरणें। रेडियो तरंगों में सबसे कम ऊर्जा, सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य और सबसे कम आवर्ती होती है। और मेरे साथियों जो गामा किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों रचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे एमआरआई भी बोला जाता है। फ्लोरोस्कोपी एक इमेजिंग तकनीक है जिसमें मानव शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, आंत आदि की जांच के लिए एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। एक होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे सीटी बोला जाता है। सीटी स्कैन द्वारा शरीर के भीतर की विस्तृत छवि अथवा स्कैन बनाने के लिए विशेष एक्सरे उपकरण
का प्रयोग किया जाता है। एक होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसे पीईटी बोला जाता है। इस टेस्ट के द्वारा कैंसर का मूल्यांकन करने में डॉक्टरों को मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार। पोजीमीटर का उपयोग तरल दबाव मापने के लिए किया जाता है। वैक्यूम गेज वायुमंडलीय दबाव से नीचे के दबाव को मापने के लिए किया गया एक उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई? मेरे साथियों, जी का जो मान निकाला वो किसके द्वारा निकाला गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो इसका एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1798 में की गई, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सिद्धांत की खोज 1831 में की। और मेरी क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने विज्ञान की 2 शाखा में नोबेल पुरस्कार मिला। एक होता है 1903 में मिला फिजिक्स में, और एक मिला 1911 में केमिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, 1785 में विद्युत आवेशों के बीच बीच के बल को मापने के लिए असंकित मरोड़ तुला का उपयोग किसने किया था? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये किया था चार्ल्स ऑगस्टिन कुलाम के द्वारा। कुलाम का नियम क्या है? तो मेरे साथियों, कुलाम का नियम होता है एफ समानुपाती Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे कुलाम का नियम बोलते हैं। जब समानुपाती हट जाता है तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मेरे साथियों, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। हेंस क्रिश्चियन ओस्टेन ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच पहला संबंध स्थापित किया था। आर ए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप प्रयोग 1909 द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को निर्धारित किया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। वोट घंटा ऊर्जा की वह इकाई है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मेरे साथियों, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। यह बड़ी दूरियों को मापने की एक सुविधाजनक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किस किस मापने के उपकरण में 3 पैरों पर समर्थित धातु त्रिकोणीय फ्रेम होता है, जिसका उपयोग लेंस और घुमावदार दर्पण जैसे किसी वस्तु की वक्रता की त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है, जो आकार में गोलाकार होते हैं? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर द्वारा किसी गोले अथवा घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या का सटीक मापन किया जाता है। विस्कोमीटर का उपयोग तरल की श्यानता मापने में किया जाता है। और स्क्रू गेज का उपयोग बहुत छोटी वस्तु की के मापन में किया जाता है। और वर्नियर कैलिपर का उपयोग रैखिक आयामों को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में स्टेरेडियन की इकाई होती है। तो मेरे साथियों, यह होती है ठोस कोण माप में। तो इसका एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेरेडियन ठोस कोण की माप की इकाई होती है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। और केल्विन ताप का मात्रक होता है। और रेडियन समतल कोण का मात्रक होता है। और रेडियन व स्टेरेडियन पूरक मात्रक के प्रकार हैं। पार्श्व दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पार्श्व का मतलब होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कब्जेदार दरवाजा किसका उदाहरण होता है? तो मेरे साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय क्रम लीवर। एक होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो ये होते हैं कैंची, प्लास, बोझ उठाने को मूड़ी, छड़, कील उखाड़ने का हथौड़ा, साइकिल का ब्रेक, बच्चों के जोड़ने का तख्ता, नेल कटर आदि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। और द्वितीय श्रेणी के कौन से होते हैं? एक हो गया सरोता, नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, कूड़ा ढोने के एक पहिए की जो गाड़ी होती है, नाव खेवते समय जो नौकादंड होता है, वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, और मुख का जबड़ा और सीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? मेरे साथ ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, लाइट इमिटिंग डायोड। एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एलईडी एक पीएन जंक्शन उपकरण है तथा यह एक अर्धचालक डायोड होता है। एलईडी का उपयोग कंप्यूटर, कैलकुलेटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में अंक व शब्दों के प्रदर्शन में होता है। एलईडी का प्रकाशोत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं? तो मेरे साथियों, उसे कहते हैं डोपिंग। अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन प्रकार के, एक होता है पी प्रकार के। जो एन प्रकार के अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो पंच संयोजी अशुद्धि होती हैं, जैसे फास्फोरस
ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि। और जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है, जैसे एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम आदि। अगला क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर जो पानी का टैंक है वो उथला क्यों दिखाई देता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के अन्य उदाहरण, पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी या पेंसिल बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई देती है। स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक से अधिक उथला दिखता है। इंद्रधनुष का निर्माण भी अपवर्तन के कारण ही होता है। और पानी युक्त बर्तन की पेंदी ऊपर से देखने पर कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, ये भी अपवर्तन के कारण होती है। और तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है। अक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य किस कोटि की होती है? तो मेरे साथियों ये होती है 1 एंगस्ट्रॉम। विल्हेम रोंटगन ने 1895 में अक्स किरणों का आविष्कार किया। अक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 0.01 से 10 नैनोमीटर की होती है। अक्स किरणों का उपयोग फ्रैक्चर की जांच करने में, चेस्ट एक्सरे से निमोनिया की जांच में की जाती है। क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए अक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक धीमी गति से चलने वाली पेंडुलम घड़ी तेज की जा सकती है। तो मेरे साथियों ये तेज तब की जा सकती है जब लोलक की जो लंबाई है उसको घटाया जाता है। तो लोलक की लंबाई को घटाया जाता है तब पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है। लोलक घड़ी को मैदान से पहाड़ पर ले जाने पर सुस्त हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों पर जी के मान में कमी होने के कारण पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल अधिकतम 84.6 मिनट का हो सकता है। ताप बढ़ाने पर धात्विक तार वाले सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो मेरे साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। विभिन्न पैमानों में संबंध है। C/5 होता है। मेरे साथियों कुछ पैमाने दे रखे हैं। एक होता है C/5, ये बराबर होता है F माइनस 32/9। ये बराबर होता है K माइनस 273/5। और ये बराबर होता है R/4। और ये बराबर होता है R/4। और फिर ये बराबर होता है RA माइनस 460/10.6। ये विभिन्न पैमानों के संबंध मेरे साथियों दे रखे हैं, जो आपको पता भी होंगे। -40 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमानों के पाठ्यांक समान होते हैं। और -25.6 डिग्री पर ताप पर फ़ारेनहाइट व र्यूमर पैमानों के पाठ्यांक समान होते हैं। मनुष्य शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडोमीटर। आर्किमिडीज सिद्धांत के उदाहरण हैं, लोहे का जहाज पानी में तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। ओडोमीटर द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल चार्ज होता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अपचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्म ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा का संचालन निवेशी तथा निर्वात धारा करने में करता है। निर्वात नली में ट्रांसफार्मर विद्युत धारा को परिवर्तित नहीं कर सकता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है, जो चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडलों में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। और जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बल के आयाम है। मेरे साथियों बल के आयाम की जो सही विमा है वो बतानी है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा MLT-2। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ भौतिक राशियाँ दे रखी हैं और उनके विमीय सूत्र और उनका एसआई मात्रक भी दिया हुआ है। जैसे एक होता है कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन सभी का विमीय सूत्र सेम होता है M1L2T-2। और इनका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर या जूल। एक होता है मेरे साथियों घनत्व, इसका विमीय सूत्र होता है M1L-3 और T0। और इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। एक होता है कोणीय विस्थापन। मेरे साथियों ये विमाहीन राशि है और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है। एक होता है मेरे साथियों प्लांक नियतांक। इसका जो विमीय समीकरण होता है वो होता है M1L2T-1। और इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड या जूल इंटू सेकंड होता है। एक होती है आवर्ती, इसकी विमा होती है T-1। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग होता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का उपयोग होता है वो न्यूट्रॉन को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, जिसे D2 बोलते हैं, या ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग करते हैं। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने 1942 में शिकागो पाइल फर्स्ट के नाम से बनाया था। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। सूर्य तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 ATM के बराबर होती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा बार। सही उत्तर हो जाएगा। एक बार बराबर होता है 10 की घात 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। 1 पास्कल का मान होता है 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। वायु दाब में कमी होने के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रतिरोधकता भी डालती है, तार की लंबाई भी डालती है और तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी डालता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। घरेलू उपकरणों को प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। सजावटी विद्युत लड़ियों में बल्ब श्रेणी क्रम संयोजन में होता है और तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मेरे साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा चालक की गति को इंगित करता है। तर्जनी होती है वो जो तर्जनी अंगुली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, और जो मध्यमा होती है वो परिपथ में प्रवाहित प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करती है। विद्युत जनरेटर में दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर में बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा बल की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो मेरे साथियों इसमें विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मेरे साथियों विद्युत ऊर्जा परिवर्तन के अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं। कुछ उपकरण हैं और जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। एक होता है सौर सेल, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और एक होता है माइक्रोफोन, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक होता है विद्युत सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक होता है डायनेमो, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक होता है विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक होता है इंजन, जो कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। एक होता है कोयले का जलना, ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। और एक होता है सितार, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो मेरे साथियों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा के कारण ही हथौड़ा को कील पर मारने पर कील लकड़ी के अंदर धंस जाती है। मेरे साथियों गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv², और इसे समय के रूप में प्रदर्शित भी कर सकते हैं p²/2m। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा लगातार स्थित ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो मेरे साथियों चंद्रमा पर इसका भार हो जाएगा 10 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार चंद्रमा पर भार का 6 गुना होता है। चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या होता है? तो वो होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्रित शोषक गीलों कपड़ों को सुखाने वाला यंत्र होता है। एक होता है ईंट को एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखकर दीवार बनाना, यह घर्षण के कारण संभव होता है। एक होता है वायु के श्यानता के कारण ही बादल धीरे धीरे नीचे आते हैं तथा आकाश में तैरते रहते हैं। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है और ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक होता है। तो मेरे साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल रेखा। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता औसत वेग दर्शाती है, और वेग समय ग्राफ की प्रवणता औसत त्वरण दर्शाती है, और वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। और मेरे साथियों आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो मेरे साथियों वो होती है डॉप्सन। नोट का उपयोग नावों या विमानों की गति को मापने के लिए किया जाता है। एक नोट का मतलब होता है 1 समुद्री मील प्रति घंटे की गति। पोइज श्यानता की इकाई होती है, एक पोइज का मतलब होता है 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह की सीजीएस इकाई होती है। तो मेरे साथियों आज का ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। हमने भौतिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मेरे साथियों अगर सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साझा कर देना ताकि उनको एग्जाम में सहायता हो सके। तो मेरे साथियों सेशन को समाप्त करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।